अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का हमारा थर्ड लेक्चर है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम स्टडी कर रहे थे, उसमें से हमने 3 ब्रांचेस स्टडी कर ली थी। आज हमने फोर्थ वन से स्टार्ट करना है जो कि सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। सेल्स क्या हैं? सेल्स हमारा यूनिट ऑफ लाइफ हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। अब सेल की कितनी तरह से स्टडी की जाती है सेल बायोलॉजी में? 2 तरह से। नंबर 1 उनका फंक्शन क्या है, एंड नंबर 2 उनका स्ट्रक्चर कैसा है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। के लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर को जब स्टडी करेंगे, वो बायो की ब्रांच जो उसे डील करेगी वो सेल बायोलॉजी कहलाएगी। अब फंक्शन किस तरह से और स्ट्रक्चर किस तरह से, हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एनिमल सेल की डायग्राम है। इसमें जो सेल होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है, जिसमें जैसा कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। अब इनमें से हम अगर एक ऑर्गेनेलीज का काम देखें, न्यूक्लियस को अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और दूसरा, ये डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो अगर हम इसकी इस हवाले से, हर चीज़ के हवाले से उसके फंक्शन की स्टडी करेंगे, जिस तरह राइबोसोम्स हैं सेल के अंदर मौजूद हैं, ये बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं, सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सेल्स को ताकि वो ज़िंदा रह सकें। इस तरह से हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, फंक्शनल स्टडी, और दूसरा उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी स्टडी सेल बायोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन किस तरह करते हैं, काम किस तरह करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं हमारे, वो फंक्शन किस तरह करते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट किस तरह करते हैं, मिलकर काम कैसे करते हैं। हम एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं कि अगर आपने एक बॉल को कैच करना है, तो आप सिर्फ उसे हाथों से तो कैच नहीं करते ना, आप उसे देखते हो अपनी आइज़ के थ्रू, उसकी तरफ रन करते हो, लेग्स का इस्तेमाल करते हो, भागते हो। फिर जब उसके करीब पहुंचते हो तो आप हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए, आंखों से देखते हुए उसे कैच करते हो। आपकी हार्ट बीट तेज़ चलना शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। मतलब आपकी सारी बॉडी जो है वो एक साथ काम कर रही है, वो कोऑर्डिनेट कर रही है। इस तरह से बॉडी के हर फंक्शन को स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी में, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। और दूसरी चीज़ क्या स्टडी करते हैं? जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस में, रोल इन इनहेरिटेंस। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स डीएनए का पार्ट हैं। 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो स्किन कलर है, आई कलर है, उसको जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो उनकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। और दूसरा, जीन का किरदार क्या है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो इनहेरिटेंस, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, और वो करैक्टर्स को इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहा जाता है। 8th में हमने पढ़ा होगा इनहेरिटेबल करैक्टर्स और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इनहेरिटेबल करैक्टर्स में हमारे पास स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये चीज़ें आ जाती हैं, और इन सब को जीन का एक पेयर कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस की स्टडी और उसमें जीन्स का क्या किरदार है, उसकी स्टडी जेनेटिक्स के अंडर आती है। जीन्स जो हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल के। फिर जब सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो ये ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही जो जीन्स थे वो भी ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस तरह से जो पेरेंट्स से करैक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ एम्ब्रियो करते हैं। एम्ब्रियो का मतलब है
अनबोर्न, ऐसी चीज़ जो अभी पैदा ना हुई हो। हम देखते हैं इस ब्रांच में ये स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो से एक इंडिविजुअल किस तरह से बनता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम देखते हैं कि एक एग से, एग जो है वो चिकन में, चूज़े में जब कन्वर्ट होता है तो उस दौरान जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, उस सब की स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंडर आ जाती है। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी है जिसमें हम वो प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जिनमें एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट ब्रांच टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी वर्ड जो है ये टेक्सा से निकला है। टेक्सा का मतलब है क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना और बाद में उनको नाम देना, उनकी नेमिंग करना, ये दोनों चीज़ों की स्टडी टेक्सोनोमी में आ जाती है। किस तरह से क्लासिफाई करना है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जनरली हम एनिमल्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको फिर आगे डिवाइड करना कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मीन्स ये खुराक किस तरह से खाते हैं, किस में रेस्पिरेशन होती है, लिविंग स्टाइल कैसा है, ये सारी इस तरह से इनकी बेस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। किंगडम्स बनाए गए हैं। थर्ड चैप्टर में डिटेल से आप लोग पढ़ोगे 5 किंगडम सिस्टम, उसमें 5 किंगडम है, हर किंगडम में अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस बेस पर उन्हें क्लासीफाई किया गया और नाम दिए गए हैं। उस सब की स्टडी किस तरह क्लासीफाई करना है, किस तरह उन्हें नाम देना है, वो टेक्सोनोमी के अंडर आती है। पैलियोंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स कहते हैं बाकियात को, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी डेथ हो गई है बहुत साल पहले, लाखों हज़ारों साल पहले। डेड या फिर उनकी जगह पे वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो ख़त्म हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो डेथ हो जाती है उनकी, वो मिट्टी तले दब जाते हैं, उनके ऊपर और लेयर्स आती जाती हैं। बहुत हज़ारों सालों के बाद जब वो नीचे से डिस्कवर होते हैं, उनकी फिर स्टडी जो है वो पैलियोंटोलॉजी के अंडर आती है और उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आप डायनासोर को ले लें कि अब उनकी जो रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, वो मिल रही हैं। उनको मुख्तलिफ लिहाज से स्टडी किया जा रहा है कि इनका साइज़ कितना होगा, इनके ऑर्गन किस तरह के होंगे, ये कैसे रहते होंगे, कुछ उनके साथ विंग्स मिल रहे हैं कि फ्लाई भी करते होंगे। इस तरह से जितनी भी बाकियात मिलती हैं उनके लिहाज से आइडिया लगाना कि ऑर्गेनिज़म किस तरह का होगा, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी, उनकी स्टडी पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशनशिप जो है, ताल्लुक़ है, इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ उनका, उसको स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का ताल्लुक़ हो सकता है? बहुत तरह से हो सकता है। जैसे आप अपने इर्द गिर्द देखें, पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट क्या है। हमारी जो सराउंडिंग है, हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि आप ले लें क्लाउड्स, एयर, वाटर, इस तरह से और भी बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशन है उसकी स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कि क्या वो पोल्यूशन काज कर रहे हैं, उस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है। सोशल बायोलॉजी में हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब है कि वो जिस सोसाइटी में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनके ताल्लुकात कैसे हैं। अब कैसे ताल्लुकात होंगे उनके? या तो उनके आपस में ताल्लुकात होंगे बिटवीन देम, या फिर उनके दूसरे स्पीशीज़ से रिलेशनशिप होंगे अदर्स के साथ। किस तरह से? जैसे अब अगर एक कॉलोनी में हम रह रहे हैं तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, ये हमारी स्पीशी है ह्यूमंस की। इसके अलावा हमारे दूसरे जैसे बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, उनके साथ भी हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप है। उन सब की स्टडी जो है वो सोशल बायोलॉजी में आती है। इस रिलेशनशिप के बगैर हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी का रिलेशनशिप जो सोशल बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है। हम इसी रिलेशनशिप के हवाले से हनी बीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जो शहद की मक्खियाँ हैं उनकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं
कि उनका जो रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे के साथ, उन्हीं की बेस पे वो सर्वाइव करती हैं। किस तरह से? वो 3 तरह की होती हैं, या तो वो वर्कर होंगे, उसके अलावा उनमें क्वीन होती है, और नंबर 3 उनके सोल्जर्स होते हैं। वर्कर्स का काम ये होता है कि उन्होंने नेक्टर को कलेक्ट करना होता है फ्लावर्स से, और उससे फिर ला के उन्होंने आगे हनी में, शहद में कन्वर्ट करना होता है। जबकि क्वीन का काम ये होता है कि उसने एग्स देने होते हैं और रिप्रोडक्शन आगे करनी होती है, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। जबकि सोल्जर्स का काम ये है कि उन्होंने बाहर वाले किसी भी अनवांटेड थ्रेट से, किसी भी ख़तरे से उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है। अब ये तीनों अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे के साथ सोसाइटी में अपना रिलेशनशिप शो करेंगे तो ये सर्वाइव करेंगे। वर्कर्स नेक्टर लाएंगे तो हनी बनेगा, क्वीन आगे रिप्रोडक्शन करेगी तो उनकी नस्ल आगे चलेगी, और सोल्जर जब तक प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो कैसा सोसाइटी में बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो सोशो बायोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो किसी भी दूसरे से शेल्टर लेते हैं। शेल्टर का मतलब है छत, रहाइश आप कह लें। उसके अलावा फूड लेते हैं और वापसी पर बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म देम। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी होस्ट से, होस्ट कहते हैं मेज़बान को, ये मेहमान हैं, ये मेज़बान से शेल्टर लेते हैं, उनके पास रहते हैं, खुराक लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहा जाता है। और पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अगर हम एग्जांपल लें तो हम अगर मच्छर की एग्जांपल लेते हैं तो वो ह्यूमन के लिए पैरासाइट है, ह्यूमन उसके लिए होस्ट है। ह्यूमन बॉडी पे ही वो शेल्टर लेते हैं, रुकते हैं, वहीं से वो ब्लड जो है उसको सक करते हैं, फूड अपनी लेते हैं और बदले में डिजीज़ काज करते हैं, जैसा कि मलेरिया, डेंगू वगैरह। तो इनकी स्टडी, पैरासाइट जितनी भी तरह के हैं उनकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। आप देखें, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं। इस तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से पैरासाइट की स्टडी जो है वो पैरासाइटोलॉजी के अंडर आती है। बायोटेक्नोलॉजी, हमने 8th क्लास में भी बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल से पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी ह्यूमन वेलफेयर की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, बीटा एंडोर्फिन, ये सारी चीज़ें हमने 8th क्लास में पढ़ी थी। उसकी आप बेस्ट एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग को कह लें, जिसमें हम जीन को इंसर्ट करते थे किसी भी बैक्टीरियम में और उससे फिर हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स आगे हासिल होते थे, जैसा कि इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड में शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। वो किस तरह से? जब हम पैंक्रियाज से एक जीन लेके उसे बैक्टीरिया में इंसर्ट करते थे, उसे फिर देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता था, फिर वो उस जीन के इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोटीन्स या इंसुलिन बनाता था। तो ये इंसुलिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए फिर आगे इस्तेमाल होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि दफ़ाई निज़ाम, हमारी बॉडी का जो दफ़ाई निज़ाम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करता है, उसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। लाजमी नहीं कि हमारी ही बॉडी का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन से डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उनकी स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाएगी। अब हमारा डिफेंस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? वो जितने भी हमारी डिजीज़ हम पे अटैक करती हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं जो उन डिजीज़ को, उन जर्म्स को ख़त्म कर देती हैं। तो इस सारे प्रोसेस की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स की किस तरह से स्टडी?
कि इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन भी इसमें आ जाएगी, कितने ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी आप कह लेंगे प्लांट्स को जब हम इनके हार्म की बात करते हैं तो कौन सा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इनका लिविंग स्टाइल कैसा है। ये जो एंटोमोलॉजी है अलग से एक फ़ील्ड है, इसमें पाकिस्तान में इस वक्त मास्टर्स भी करवाया जा रहा है। उसके बाद फिर ये जितने भी हमारी पेस्टिसाइड कंपनीज़ हैं ये इनमें फिर जॉब मिल जाती है आगे, फिर वो फसल की बेहतरी के लिए काम करते हैं कि कौन से इंसेक्ट को उन्हें पता होता है किस तरह से हमने डील करना है। तो इंसेक्ट्स की स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी के अंडर आती है। लास्ट ब्रांच जो हमने डिस्कस करनी है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स और मेडिसिन की स्टडी करते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन की स्टडी और उनका ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। अब मेडिसिन्स क्या हैं? मेडिसिन्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमारी आप कह लें प्रोटेक्शन करते हैं, हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन का, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी स्टडी किस लिहाज से हो सकती है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन है, कोई भी हमने पैरास्टामोल अगर मेडिसिन की हमने स्टडी करनी है तो उसकी स्टडी में क्या कुछ देखा जाएगा। अव्वल तो ये कि कौन सी चीज़ की कितनी परसेंटेज मौजूद है, उसके अलावा ये किस किस डिज़ीज़ के लिए, किस किस बीमारी के लिए, अगर ये पेन के लिए इस्तेमाल हो रही है और भी इसके अलावा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो दूसरी चीज़ क्या स्टडी किया जाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या ये उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ कोई और साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कर रही, किसी और चीज़ को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रही। जैसा कि मोस्टली जो मेडिसिन होती हैं वो स्टमक को इफ़ेक्ट करती हैं। इस तरह से मेडिसिन की और उनके इफ़ेक्ट्स की ह्यूमन बॉडी पे स्टडी जो है वो फार्माकोलॉजी के अंडर आती है।